Hello, welcome to my channel Mathematic makes maths easy. Today we will study class 8 chapter 5 data handling exercise 5.1 concepts and tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग। ये डेटा हैंडलिंग हम लोग किसको कहते हैं? अगर हम लोग दिया हुआ डेटा को हैंडल करते हैं तो उसे कहते हैं डेटा हैंडलिंग। हैंडलिंग करना मतलब किसी दिए हुए डेटा को इस्तेमाल करना, उसका यूज करना। और ये डेटा क्या होता है? डेटा होता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स, यानी कि बहुत सारा अगर नंबर्स मेरे पास है और उस नंबर्स को अगर हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं एक जगह में तो वो मेरा हो जाता है डेटा। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास बहुत सारा नंबर्स हो सकता है और अगर बहुत सारा नंबर्स को अगर हम लोग एक साथ एक जगह में कलेक्ट कर लें तो वो मेरा हो जाएगा डेटा। ठीक है, और इसी डेटा को यूज करेंगे हम लोग तो वो मेरा हो जाएगा डेटा हैंडलिंग। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखता है? यहाँ पर लिखता है द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस इज कॉल्ड डेटा। तो कौन सा केसेस? यहाँ पर कुछ हमको केसेस दिया हुआ है। देखिए, कहता है रन्स मेड बाय ए बैट्समैन इन द लास्ट 10 मैचेस। तो समझिए कि लास्ट 10 मैच में कोई बैट्समैन है जिसने रन बनाया है 1, उसके बाद से 2, 21, उसके बाद से उसने 50 रन बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से वो बैट्समैन अगर रन बना रहा है तो ये टोटल रन जो बनाया है पूरा 10 मैचेस में वो क्या हो जाएगा? वो मेरा हो जाएगा डेटा। वैसे ही नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय ए बॉलर इन लास्ट 10 ओडीआईज। अगर कोई बॉलर है जो विकेट लिया है तो विकेट कैसे ले सकता है? एक विकेट ले सकता है, फिर 3 विकेट ले सकता है, फिर एक भी विकेट नहीं ले सकता है, 0 विकेट्स, उसके बाद फिर 2 विकेट्स लेगा, फिर 1 विकेट। इस तरीके से जो भी विकेट्स वो बॉलर ले रहा है तो वो सब विकेट्स को अगर एक साथ ले लेंगे वो मेरा बन जाएगा डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डेटा को निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है? डेटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। जो डेटा हमको मिलता है वो डेटा को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास कोई डेटा है और उस डेटा को हम लोग अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वो मेरा हो जाएगा पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। ये 3 ग्राफ हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ। तो दिया हुआ जो डेटा है अगर उसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम लोग पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ में हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं। पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ ऐसा एक ग्राफ होता है जहां पर हमको पिक्चर दिया रहेगा और पिक्चर से देख के हम लोग को समझना है कि यहाँ पर कितना नंबर होगा। ओके, यहाँ पर कहता है ये पिक्चर में कि अगर एक कार का फोटो दिया हुआ है उसका मतलब होता है 100 कार्स, यानी कि 1 फोटो ऑफ कार इज इक्वल टू 100 कार्स। 1 सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार्स। जुलाई महीने में, अगस्त महीने में और सितंबर महीने में कितना नंबर ऑफ कार्स मेरा हो रहा है वो देखिए। ये एक फोटो का मतलब हो गया है 100 कार्स। ठीक है, और ये और एक फोटो है इसका मतलब हो गया है 100 कार्स। और यहाँ पर देखिए फोटो का हाफ है, तो फोटो का हाफ अगर है तो 100 का भी हाफ हो जाएगा, यानी कि 50 कार्स। ये मेरा हो गया है 100 प्लस 100 प्लस 50 यानी कि 250 कार्स। ठीक है, बोलता है कि जो हाफ वाला पिक्चर है वो मेरा हो जाता है हाफ ऑफ 100। ठीक है, अगस्त में कितना? देखिए अगस्त में एक पिक्चर है, 2 पिक्चर है, 3 पिक्चर है, ये मेरा हो गया है 300। और सितंबर में है देखिए एक पिक्चर, 2 पिक्चर, 3 पिक्चर, 4 पिक्चर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा 4 पिक्चर इंटू 100। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया है 4 इंटू 100 यानी कि 400। तो इस तरीके से अगर मेरे पास कोई पिक्चर दिया रहता है तो उससे हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देखिए नेक्स्ट है बार ग्राफ। ये बार ग्राफ किसको कहते हैं? ये लंबा लंबा लाइन जो हम लोग बनाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं बार। ओके, ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यूज। यानी कि जो विड्थ होता है बार ग्राफ का वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म विड्थ का मतलब क्या होता है?
यूनिफॉर्म विड्थ का मतलब होता है, ये जो समझिए यहाँ पर आपको ये बार ग्राफ दिया हुआ है, तो ये बार ग्राफ का यूनिफॉर्म विड्थ होता है। इसका मतलब चौड़ाई, यानी कि ये जो विड्थ है ये बार ग्राफ का ये चेंज नहीं होता है। जितना विड्थ यहाँ पर है उतना ही विड्थ यहाँ पर भी होगा, ठीक है। यानी कि बार ग्राफ का जो विड्थ होता है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन जो हाइट होता है, यानी कि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, इसका हाइट है। ये जो हाइट है ये क्या होता है, ये मेरा चेंज होता है। कैसे चेंज होगा, जो वैल्यू हमको रहेगा उसके हिसाब से ये चेंज होगा। ओके, वैल्यू मतलब देखिए, वैल्यू मतलब हो गया है ये वाला बार ग्राफ कौन सा वैल्यू का है, ये वाला बार ग्राफ मेरा देखिए ये 350 वाला वैल्यू का है, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला बार ग्राफ मेरा कौन से वैल्यू का है, ये वाला बार ग्राफ मेरा 300 वैल्यू का है। फिर ये वाला मेरा 250 वैल्यू का है, ठीक है। देखिए हर बार ग्राफ का जो हाइट है वो अलग अलग है, इसका है 350, इसका है 300, इसका है 250, लेकिन जो भी विड्थ है सब विड्थ सेम है, ठीक है। विड्थ सबका सेम है, इसीलिए कहता है कि यूनिफॉर्म विड्थ, और जो उसका हाइट होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यू। जो वैल्यू होता है उसी के हिसाब से हाइट रहता है। ओके, ये वाला जो बार ग्राफ है यहाँ पे कहता है एकेडमिक ईयर्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 को हम लिख लिए हैं, ये वाला है मेरा y एक्सिस में, और जो एकेडमिक ईयर्स है उसको लिख लिए हैं हम लोग x एक्सिस में। तो ये वाला x एक्सिस और y एक्सिस होता है, ये हमको पता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, 50, 100, 150, 200, 250, 300 और 350 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि 2003 से लेकर 2004 का जो क्लास था उसमें क्लास 8 में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था। तो देखिए 2003 से लेकर 2004 तक क्लास 8 में मेरे पास स्टूडेंट था 100। ओके, उसके बाद 2004 से लेकर 2005 तक मेरे पास क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट था क्लास 8 में 200। उसके बाद 2005 से लेकर 2006 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरा हो गया क्लास में 250। उसके बाद 2006 से लेकर 2007 में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया क्लास में 300। उसके बाद 2007 से लेकर 2008 में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया क्लास में 350, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एवरी ईयर कितना कितना स्टूडेंट्स क्लास 8 का क्लास में था वो हम लोग यहाँ से निकाल लिए। यहाँ पूछता है क्या, यहाँ पूछता है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बार ग्राफ में यही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। नंबर 2, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम। कौन से साल में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए 2003 और 2004 से लेके 2004 और 5 तक कितना इंक्रीज किया है, यहाँ पर इंक्रीज किया है देखिए कितना, ये 100 था और कहाँ तक गया है, ये गया है 200 तक, यानी कि यहाँ पर 100 इंक्रीज किया है, ठीक है। वैसे ही चेक करेंगे कि ये वाला देखिए कितना इंक्रीज किया है, ये इंक्रीज किया है 200 से लेकर 250, यानी कि ये वाला इंक्रीज किया है 50। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीज किया है, ये इंक्रीज किया है 250 से लेकर 300, यानी कि ये भी इंक्रीज किया है 50। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना इंक्रीज किया है, 300 से लेकर 350, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 50। तो ध्यान से देखिए सब जगह मेरा 50, 50 और 50 इंक्रीज हुआ है, लेकिन इस वाले जगह में यानी कि 2003 और 4 से लेकर 2004 और 5 तक कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हुआ है, 100। इसलिए इसका आंसर होगा मेरा 2003 और 4 से लेके 2004 और 5। ओके, इन विच ईयर इज द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम। तो ये मेरा हो जाएगा 2003-4 से लेके 2004-5। नंबर 3 ये बोलता है इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम। कौन सा ईयर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो देखिए 2007 और 8 में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि है मेरा 350। ओके, 2003-4 में कितना है, 100 है। वैसे देखिए 2005-6 में कितना है, 250 है। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट कब है, मेरा सबसे ज्यादा स्टूडेंट है 2007-8 में। ओके,
तो नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 2007-8। ओके। नंबर 4, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005 एंड 6, यानी कि 2005 और 2006 में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट था। ये देखिए यहाँ पे था मेरे पास 250 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये बोलता है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005 एंड 2006 इज ट्वाइस दैट ऑफ 2003 एंड 4, यानी कि 2003-4 में कितना था, 2003-4 में था मेरे पास 100। तो बोलता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2005-6 जो कि है मेरे पास 250, ये क्या है, ट्वाइस है 2003-4 का। तो 2003-4 में था मेरे पास 100, तो 100 का ट्वाइस कितना होता है, 100 का ट्वाइस होता है 200, लेकिन यहाँ पे हो गया है मेरा 250 जो दिया हुआ यहाँ पर हमको। तो क्या ये मेरा ट्रू होगा, नहीं, ट्रू नहीं होगा, ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। ओके। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे डबल बार ग्राफ। एक ही ग्राफ में अगर हम लोग 2 बार ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे एक साथ, तो वो मेरा हो जाएगा डबल बार ग्राफ। ठीक है, देखिए सब जगह में हमने 2 बार ग्राफ को ड्रॉ किया है एक साथ मिला के, तो ये मेरा बन जाता है डबल बार ग्राफ। यहाँ पर क्या दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट्स और यहाँ पर दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट, यानी कि एक स्टूडेंट है जिसने अलग अलग सब्जेक्ट में कितना मार्क्स को ऑब्टेन किया है वो यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि मैथ्स में, सोशल साइंस में, साइंस में, इंग्लिश में और हिंदी में। तो देखिए यहाँ पर व्हाइट मतलब क्या है, व्हाइट मतलब है 2005 और 2006 साल में ये जो स्टूडेंट है ये मैथ्स में कितना स्कोर किया था, यानी कि मैथ्स में कितना नंबर आया था। वैसे ही 2006-2007 साल में उसको मैथ्स में कितना नंबर आया था, वैसे ही हर सब्जेक्ट में उसको 2005 और 2006 में और 2006 और 2007 में कितना कितना नंबर आया था, वही यहाँ पर दिया हुआ है ये वाले ग्राफ। ठीक है। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल ग्राफ। सो द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल ग्राफ क्या है, ये डबल बार ग्राफ में हम लोगों को 2005 और 2006 एंड 2006 और 2007 में एक स्टूडेंट कितना नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर किया है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वो हमको दिया हुआ है। ओके। नंबर 2, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट, यानी कि कौन से सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, यानी कि ठीक हुआ है। तो ध्यान से देखिए मैथ्स में उस स्टूडेंट को मिला था कितना 30 2005 और 6 में, लेकिन नेक्स्ट ईयर में देखिए उसको मिल गया है 60। ठीक है, तो इसको पहले मिला था 30 और फिर उसको अब मिल गया है 60। उसका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है कितना, 30 मार्क्स का उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है ना। वैसे ही देखिए सोशल साइंस में उसको पहले मिला था कितना, उसको पहले मिला था 50 और 2006 और 2007 में उसको मिला है 60। तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना का इम्प्रूवमेंट हुआ है, ओनली 10 का इम्प्रूवमेंट हुआ है। वैसे ही साइंस में भी उसको देखिए इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, 10 का इम्प्रूवमेंट हुआ है, 10 मार्क्स उसका पहले से बढ़ा है। ओके। वैसे ही इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में उसका जो इम्प्रूवमेंट है वो गिर गया है, उसको 2005-2006 में आया था 50 मार्क्स। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में 2006-2007 में उसको आ गया है 40 मार्क्स, यानी कि उसका नंबर कम गया है। ठीक है। वैसे ही हिंदी में देखिए, हिंदी में उसको जितना आया था 2005-2006 में वो था 60 और नेक्स्ट ईयर यानी कि 2006-2007 में भी उसको 60 मार्क्स ही आया है, यानी कि उसका इम्प्रूवमेंट ना ही गिरा है ना ही बढ़ा है। ओके। तो यहाँ कहता है इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट, तो सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट किसमें हुआ है, ध्यान से देखिए मैथ्स में हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मैथ्स। इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिटीरियोरेटेड, यानी कि कौन से सब्जेक्ट में उसका परफॉर्मेंस खराब हुआ है। तो ध्यान से देखिए जो इंग्लिश वाला सब्जेक्ट है उसमें उसका परफॉर्मेंस खराब हुआ है, 50 से 40 में आ गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश। नंबर 4 यहाँ दिया हुआ इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार, यानी कि कौन से सब्जेक्ट में उसका परफॉर्मेंस एकदम पिछले साल के जैसा है। तो देखिए हिंदी में जितना उसको पिछले साल में था उतना उसको इस साल भी मिला है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। ओके। आइए देखते हैं कुछ ट्राई दिस का क्वेश्चन, ये क्या बोलता है। ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन।
यहाँ पे हमको कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, और कहता है कि इसको आप लोग ग्राफ से दिखाइए। कैसे होगा देखिए, ये है मेरे पास डेटा हैंडलिंग का चैप्टर, और यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ। ठीक है, ये है मेरे पास ट्राई दिस का क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था हमको? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था, यहाँ पर हमको दिया हुआ है मंथ्स, जो कि है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब मंथ्स होता है। और यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, यानी कि कितना वॉच मेरा सोल्ड हुआ है ये अलग अलग मंथ्स में, ये हमको डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि जुलाई मंथ में टोटल नंबर ऑफ वॉच जो सोल्ड हुआ है वो था 1000, अगस्त में सोल्ड हुआ था 1500, सितंबर में सोल्ड हुआ था 1500, अक्टूबर में 2000, नवंबर में 2500 और दिसंबर में 1500। तो इस तरीके से डिफरेंट मंथ्स कितना वॉच सोल्ड हुआ था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी को हमको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ। कैसे होगा देखिए, ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पर हम लोग ये वाला जो है उसको हम लोग कर लिए हैं नीचे में मंथ्स। ये वाला हो गया है मेरा मंथ्स। तो मंथ में क्या क्या है देखिए, मंथ में है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरीके से हम लोग अलग अलग मंथ को यहाँ पर लिखेंगे। ओके, उसके बाद क्या किए हैं देखिए, उसके बाद यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि टोटल नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, इसलिए नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड को हम लोग ये वाला जो वाई एक्सिस है यहाँ पे लिख लिए हैं, और नंबर ऑफ मंथ्स है उसको हम लोग एक्स एक्सिस में लिख लिए हैं। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में बोल रहा था उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर स्केल ले लिए हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 500 वॉचेस। तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट का मतलब हो जाता है ये जो 0 पॉइंट है, इससे देखिए एक एक स्टेप जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो क्या हो रहा है, ये एक एक स्टेप को हम लोग कहते हैं यूनिट। तो ये मेरा हो गया है 1 यूनिट। ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट से लेके ये वाला पॉइंट तक इसको हम लोग कहते हैं 1 यूनिट। ये सब मेरा 1 यूनिट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिए हैं 500 वॉचेस, इसलिए देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 500। फिर देखिए ये अगर 500 था तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा मेरा 1000। तो 500 करके इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया है इसको 500, 1000, 1500, 2000, 2500 और 3000। ओके, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था जुलाई महीने में मेरे पास सोल्ड हुआ था 1000 वॉचेस, इसलिए जुलाई महीना का जो बार है देखिए वो अप टू 1000 तक गया है, यानी कि बस यहीं तक गया है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये ग्राफ को बना लिए 1000 का। ठीक है, अगस्त महीने में ये बोलता है कि 1500, तो देखिए अगस्त महीने का जो बार है वो मेरा 1500 तक गया है। ठीक है, तो 1500 तक हम लोग एक बार को बना लिए। सिमिलरली जो सितंबर महीना है वो भी मेरा 1500 दिया हुआ था, इसलिए ये भी मेरा 1500 का ग्राफ बन गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए अक्टूबर में हमको दिया हुआ था 2000, तो ये मेरा 2000 कहाँ पर है, ये वाला है मेरा 2000, तो यहाँ से ये मेरा ग्राफ बन गया अक्टूबर महीने का। फिर नवंबर में दिया हुआ था 2500, इसलिए देखिए ये है मेरा 2500, तो यहाँ से हम लोग ये वाला बना लिए नवंबर महीना के लिए, तो ये वाला मेरा बार बन गया नवंबर महीना का। फिर दिसंबर दिया हुआ था 1500, तो ये वाला था मेरा 1500, तो इसके चलते हम लोग ये वाला बार को बना लिए दिसंबर मंथ का। तो इस तरीके से हम लोग एक ग्राफ को बना सकते हैं जब मेरे पास कोई डेटा दिया रहेगा। ओके, तो ध्यान से देखिए ये वाला जो ग्राफ बना है ये कौन सा ग्राफ है, ये वाला हो गया है मेरा बार ग्राफ। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बार ग्राफ। क्यों कहते हैं बार ग्राफ? क्योंकि देखिए यहाँ पर सिंगल सिंगल बार है सब जगह में। ठीक है, ये वाला एक बार है, ये वाला एक बार है, तो जो सब सिंगल सिंगल बार होता है किसी ग्राफ में तो उसको कहते हैं हम लोग बार ग्राफ। अब देखिए नंबर 2 क्या बोलता है, ये है नंबर 2। ये कहता है चिल्ड्रेन हु प्रेफर वॉकिंग, और दिया हुआ है कि चिल्ड्रेन हु प्रेफर साइकिलिंग। तो यहाँ पर कुछ चिल्ड्रेन है जो वॉकिंग करना पसंद करता है और कुछ चिल्ड्रेन है जो साइकिलिंग करना पसंद करता है। ओके, तो वॉकिंग करना कितना पसंद करता है,
स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी, यानी कि 3 स्कूल है। तो ये 3 स्कूल में से हम लोग देखे हैं कि स्कूल ए का जो लड़का लोग है उसको 40 लड़का लोग को पसंद है वॉकिंग और 45 लड़का लोग को पसंद है साइकिलिंग। वैसे ही स्कूल बी में से 55 लोगों को अच्छा लगता है वॉकिंग करना और 25 लोगों को अच्छा लगता है साइकिलिंग करना। वैसे ही स्कूल सी से 15 चिल्ड्रन को अच्छा लगता है वॉकिंग करना और 35 चिल्ड्रन को अच्छा लगता है साइकिलिंग करना। ठीक है, तो ये डेटा हमको यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ डेटा से हमको बनाना है एक ग्राफ। तो कैसे होगा, देखिए ये है मेरा नंबर 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर मेरा जो y एक्सिस है यहाँ पर ले लिए हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन को, और जो मेरा x एक्सिस है वहां पर ले लिए हैं हम स्कूल्स को जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी, और यहाँ पर हो गया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो देखिए यहाँ पर लिए है स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, यानी कि ये जो 0 पॉइंट है, ये 0 पॉइंट से जो मेरा एक यूनिट ऊपर उठेगा तो इसका कितना स्केल होगा, 10 का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 10, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 का गैप होगा। तो 10 के बाद 10 के गैप में क्या आएगा, 20, फिर 20 के बाद आफ्टर 10 क्या आएगा, 30, फिर इसके बाद आफ्टर 10 क्या आएगा, 40, फिर 50, फिर 60। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, यानी कि ये 10 10 करके आगे बढ़ेगा। ओके, यहाँ पर देखिए हम लोग ये जो ग्राफ बनाए हैं, ये ग्राफ मेरे पास हो गया है डबल बार ग्राफ, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये वाला है 1 बार और ये वाला है 1 बार। ठीक है, फिर देखिए यहाँ भी 1 बार है और यहाँ भी 1 बार, तो 2 बार जब एक साथ में रहता है तो वो हो जाता है मेरा डबल बार ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें एक में लाइन टाना हुआ है और एक में खाली है। तो जो लाइन जिसमें टाना हुआ है वो हो गया है मेरा वॉकिंग के लिए, और जो ब्लैंक वाला है वो हो गया है मेरा साइकिलिंग के लिए। ठीक है, तो स्कूल ए में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वॉकिंग करना पसंद है, 40, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसलिए देखिए ये वाला वॉकिंग के लिए हम लोग ये वाला बार ग्राफ का इस्तेमाल किए हैं और यहाँ पर 40 में लाइन बना दिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए स्कूल ए में कितना स्टूडेंट्स को साइकिलिंग पसंद है, वो था मेरा 45। तो हम लोग 45 में एक लाइन बनाए हैं ऐसा, और ये लाइन बना के हम लोग यहाँ पर ये बार को बना दिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डबल बार ग्राफ को बना रहे हैं। सिमिलरली स्कूल बी, तो स्कूल बी में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वॉकिंग पसंद है, वॉकिंग पसंद है 55, इसलिए देखिए 55 में हम लोग यहाँ पर एक बार को बना दिए इस तरीके से, ऊपर में लाइन टान दिए और नीचे में इसको हम लोग ऐड कर दिए, तो ये मेरा बन गया एक बार ग्राफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये बार ग्राफ को बनाते हैं, ऊपर में वो लाइन टान लेंगे और नीचे में इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ओके, तो ये बन गया मेरा वॉकिंग के लिए। तो साइकिलिंग कितने स्टूडेंट्स को अच्छा लगता था, स्कूल बी में साइकिलिंग अच्छा लगता था 25 स्टूडेंट्स को। तो देखिए ये 25 में हम लोग ये बार को बनाए हैं और क्या किए हैं, इसको नीचे तक ऐड कर दिए हैं। तो इस तरीके से मेरा ये बार ग्राफ बन रहा है। स्कूल सी में वॉकिंग करना अच्छा लगता था 15 स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर देखिए 15 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा 15 बीच में, ये मेरा हो गया देखिए लाइन 15 का, और हम लोग यहाँ पर नीचे में इसको ऐड कर दिए। सिमिलरली साइकिलिंग अच्छा लगता था 35 स्टूडेंट्स को, तो ये है मेरा 30 और ये है 40, उसके बीच में आएगा 35, इसलिए देखिए यहाँ पर 35 का लाइन बना लिए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक बार को ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर दिया हुआ जो मेरे पास डेटा है उससे डबल बार ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है परसेंटेज विन्स इन ओडीआई बाय 8 टॉप क्रिकेट टीम्स, यानी कि यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ है टीम्स और यहाँ पर दिया हुआ है परसेंटेज विन्स, यानी कि वर्ल्ड कप 2006 में डिफरेंट टीम्स कितना परसेंटेज ऑफ मैचेस जीता है, यानी कि विन किया है। ठीक है, लास्ट 10 ODIs इन 2007 साल में जो 10 ODIs खेला है ये टीम्स, तो ये 10 ODIs में से ये सारा टीम कितना परसेंटेज ऑफ मैच जीता है, ठीक है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका हम लोग बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये है नंबर 3। तो हम लोग y एक्सिस में ले लिए हैं परसेंटेज विन्स को और x एक्सिस में ले लिए हैं हम लोग नंबर ऑफ टीम्स को।
तो जो भी इंफॉर्मेशन हमको दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर हमको दिया हुआ है टीम्स और यहाँ पर हमको दिया हुआ है परसेंटेज विन्स, ठीक है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन को हम लोग एक्स और वाई में ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। तो एक्स वाई में हम लोग लिखने के बाद हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पर लिख लिए हैं वाई में विन परसेंटेज और एक्स में नंबर ऑफ टीम्स, ठीक है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, इंडिया, ये सब टीम्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसा क्वेश्चन में बोल रहा था कि साउथ अफ्रीका के लिए, तो साउथ अफ्रीका के लिए मेरे पास चैंपियंस ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप 2006, चैंपियंस ट्रॉफी से लेके वर्ल्ड कप 2006 तक वो कितना परसेंटेज ऑफ मैच विन किया है। देखिए लिखा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप 2006, वो 75% मैचेस विन किया है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 75% में अपना बार बनाएंगे। ये देखिए ये 75% में अपना बार बना दिए हैं यहाँ पर। ओके, उसके बाद देखिए फिर बोलता है लास्ट 10 ओडीआईज में साउथ अफ्रीका 78% मैच जीता है। ये है मेरे पास लास्ट 10 ओडीआईज वाला, उसको हम लोग कर रहे हैं व्हाइट वाला बार ग्राफ से। तो देखिए यहाँ पर लास्ट 7 ओडीआईज में क्या दिया हुआ था, 75। तो ये देखिए ये वाला हो गया है मेरा 75 का लाइन, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका के लिए ये वाला है साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका के लिए ये वाला हो गया है मेरा चैंपियंस ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप के लिए, और ये वाला हो गया है मेरा लास्ट 10 ओडीआई के लिए। तो जैसा जैसा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसा वैसा हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, देखिए यहाँ पर न्यूजीलैंड के लिए, तो न्यूजीलैंड के लिए क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। न्यूजीलैंड के लिए दिया हुआ था 47% और 50%, ठीक है। तो देखिए ये है न्यूजीलैंड, तो इसमें दिया हुआ था पहला वाला के लिए 47%। तो देखिए 47 कहाँ आएगा, 50 से थोड़ा सा नीचे, तो ये वाला 50 है, तो ये वाला हो गया है मेरा 47। और दिया हुआ था मेरे पास लास्ट 10 ओडीआईज के लिए 50%, तो देखिए ये वाला हो गया है 50%। ये दोनों को लेके हम लोग एक बार बना दिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक डबल बार ग्राफ को बना सकते हैं। वैसे ही देखिए इंडिया यहाँ पर दिया हुआ है, तो इंडिया में कितना है, देखिए इंडिया में सबसे पहले दिया हुआ था 43, फिर नेक्स्ट वाला है 56। तो देखिए ये वाला हो गया है मेरा 43 का लाइन और ये वाला हो गया है 56 का लाइन। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करके हम लोग उसका ये बार को बना देंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास ऑर्गेनाइजिंग डेटा, यानी कि किसी भी दिया हुआ डेटा को अगर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ये है मेरे पास ऑर्गेनाइजिंग डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर कहता है कि यूजुअली वी गेट रॉ डेटा, यानी कि हमको रॉ डेटा मिलता है। तो रॉ डेटा क्या होता है, रॉ डेटा ऐसा डेटा होता है जो बहुत सारा नंबर्स का होता है एक साथ, ठीक है। वो डेटा अरेंज नहीं होता है, पहले हमको दिया रहेगा 1, फिर दिया रहेगा हमको 24, फिर हमको दिया रहेगा 5, फिर हमको दिया रहेगा 72, फिर हमको दिया रहेगा 9, फिर हमको दिया रहेगा 41। तो क्या ये वाला जो डेटा है ये क्या अरेंज है, ये ठीक से अरेंज नहीं किया हुआ है। ये वाला जो डेटा हमको दिया रहेगा उसको हमको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। यानी कि दिया हुआ डेटा को अगर हम लोग ठीक तरीके से अरेंज कर लेंगे तो वो वाला मेरा हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग डेटा, ठीक है। डेटा को अरेंज करना को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ओके, यहाँ पर हमको क्या बोलता है, यहाँ पर हमको दिया हुआ है अलग अलग सब्जेक्ट का नाम। तो यहाँ पर कौन कौन सब्जेक्ट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आर्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश। फिर देखिए मैथमेटिक्स रिपीट हो रहा है, आर्ट भी रिपीट हो रहा है, इंग्लिश रिपीट हो रहा है, मैथ्स रिपीट हो रहा है। यानी कि यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है आर्ट्स, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, और ये बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये क्या है, ये मेरा ऑर्गेनाइज डेटा नहीं है। ओके, क्योंकि देखिए ये डेटा उल्टा फुल्टा है, मैथ्स यहाँ पर है तो फिर मैथ्स यहाँ पर है, फिर मैथ्स यहाँ पर है, साइंस यहाँ पर है तो फिर साइंस में देखिए यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर साइंस यहाँ पर है। तो इस तरीके से ये जो डेटा है ये उल्टा फुल्टा है, ये ऊपर नीचे। इसलिए कोई भी डेटा जो ऊपर नीचे हो, ये आगे पीछे हो, ये मेरा हो जाता है रॉ डेटा।
तो दिया हुआ जो रॉ डेटा है, इस रॉ डेटा से हम लोग एक ऑर्गेनाइज डेटा बनाएंगे। तो ये ऑर्गेनाइज डेटा हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। ये कहता है कि इट इज नॉट इजी टू आंसर क्वेश्चन लुकिंग एट चॉइसेस रिटन हैपोज़र्टली। अगर कोई डेटा हमको दिया हुआ है जो उल्टा पुल्टा है यानी कि हैपोज़र्टली है, तो उससे हम लोग को बहुत मुश्किल होता है आंसर निकालने में। इसलिए हम लोग को वो जो दिया हुआ डेटा है, वो दिया हुआ डेटा को हम लोग को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। देखिए कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ पर लिखे हैं देखिए आर्ट्स। तो आर्ट्स यहाँ पर कितना था, देखिए 8 मेरे पास था एक बार यानी कि 1, फिर हो गया है देखिए 2, फिर कितना है देखिए ये हो गया 3, ये हो गया 4, फिर ये 5, ये 6 और ये 7, यानी कि 8 यहाँ पर 7 टाइम्स था। देखिए 8 यहाँ पर कितना टाइम्स है, 7 टाइम्स है। सिमिलरली मैथमेटिक्स था 5 टाइम्स, साइंस था 6 टाइम्स और इंग्लिश था 4 टाइम्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये डेटा को लिख लिए हैं कि आर्ट्स में था मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7, मैथ्स में 5, साइंस में 6 और इंग्लिश में 4। ये जो हर सब्जेक्ट के सामने में हमको जो नंबर मिला है, ये नंबर को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, याद रखिए, जो भी मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो नंबर हो जाता है वो मेरा क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री ऑकर्स, यानी कि मैथमेटिक्स कितनी बार आया था वो लिस्ट में, मैथमेटिक्स आया था 5 टाइम्स, वैसे ही साइंस आया था 6 टाइम्स और इंग्लिश आया था 4 टाइम्स। यानी कि अगर कोई चीज बार बार आता है, वो कितनी बार आया है, उसका जो काउंटिंग होता है वो हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी कि कोई भी चीज अगर बार बार रिपीट हो रहा है और बार बार रिपीट जो हो रहा है, तो रिपीट को जो हम लोग काउंट करेंगे तो वो काउंटिंग को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी कि 8 जो है वो 7 टाइम्स आया था वो लिस्ट में, इसलिए 8 का जो फ्रीक्वेंसी है वो हो गया है 7। वैसे ही मैथ जो था वो कितनी बार आया था लिस्ट में, 5 टाइम्स आया था, इसलिए मैथ्स का फ्रीक्वेंसी हो गया है 5, साइंस का फ्रीक्वेंसी हो गया है 6 और इंग्लिश का फ्रीक्वेंसी हो गया है 4। तो फ्रीक्वेंसी होने का मतलब है कि कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहता है द टेबल मेड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी कि ये वाला जो टेबल यहाँ पर बना हुआ है, ये कौन सा टेबल है, ये मेरा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी कि कौन सा सब्जेक्ट का कितना फ्रीक्वेंसी है वो हमको यहाँ से पता चल गया है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी पता कर रहे हैं हम लोग दिया हुआ सब्जेक्ट का, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या है, एक है मेरा सब्जेक्ट और एक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, और एक है मेरे पास टैली मार्क्स। तो ये टैली मार्क्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ था 7, तो 7 हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला हो जाता है टैली मार्क्स, इसको कहते हैं टैली मार्क्स। ओके, 1 2 3 4 और ये वाला हो गया है मेरा 5, और उसके बाद देखिए 6 और 7, यहाँ 7 था बोल के यहाँ 7 आ गया, या 5 था बोल के यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, उसके बाद 6 था बोल के 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, प्लस यहाँ पे एक 1 मतलब 6 ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब है हम लोग के पास ट्राई दिस का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ट्राई दिस का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वेयर आस्क्ड टू से which animal they would like most to have as a pet. The results are given below. यहाँ पर कुछ स्टूडेंट से पूछा गया था कि आप लोग बताइए कि आप लोग कौन सा एनिमल को अपने घर में पेट रखना चाहते हैं। तो अलग अलग स्टूडेंट्स ने अपना जो ओपिनियन है वो दिया। तो देखिए यहाँ पर डॉग है, कैट, फिश, रैबिट, डॉग। देखिए डॉग रिपीट हो रहा है, कैट भी रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, रिपीट हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आइए देखिए कैसे होगा। वी कन्वर्ट रॉ डेटा बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू फ्रीक्वेंसी। जो भी रॉ डेटा मेरे पास आता है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, जो हम लोग पढ़े थे अभी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ आइटम्स ऑकरिंग एट व्हाट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जब भी कोई नंबर ऑफ आइटम रिपीट होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला है मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मेरे पास एनिमल्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ था,
तो एनिमल्स में क्या था, डॉग था, कैट था, फिश था, रैबिट था और काऊ था। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो लिस्ट हमको दिया हुआ था वो लिस्ट में डॉग्स कितना था, डॉग्स था मेरे पास 10, इसलिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ एनिमल्स, यानी कि डॉग्स था मेरे पास 10, कैट भी था मेरे पास 10, फिश था मेरे पास 3, रैबिट था मेरे पास 4 और काऊ था मेरे पास 1। देखिए यहाँ पर फिश कहाँ पे है, देखिए ये है मेरा फिश, उसके बाद कहाँ है फिश, ये है मेरा फिश, और फिश है कहीं पे, देखिए ये है मेरा फिश। तो फिश कितनी बार आ रहा है, 3 बार, इसलिए देखिए यहाँ पे लिखे हम लोग फिश के लिए 3, सिमिलरली कैट के लिए 10, डॉग के लिए 10, रैबिट के लिए 4 और काऊ के लिए 1। ओके, इस तरीके से लिख लिए। और उसके बाद 10 मतलब क्या होता है, 10 को हम लोग लिख लिए हैं टैली मार्क्स में, 1 2 3 4 और ये वाला हो गया 5, फिर 6 7 8 9 और ये वाला हो गया 10। तो इस तरीके से यहाँ पे 10 को लिख लिए हम लोग, फिर यहाँ भी 10 को लिख लिए, फिर 3 को यहाँ लिख लिए, 4 को यहाँ लिख लिए और 1 को यहाँ पे लिख लिए। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ एनिमल्स को यहाँ लिख लिए। तो ये जो नंबर ऑफ एनिमल्स मेरा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, इसको कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और टैली मार्क्स को यहाँ पे लिख लिए, ये मेरा हो गया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास ग्रुपिंग डेटा। तो ये ग्रुपिंग डेटा क्या होता है, आइए देखते हैं। ये है मेरे पास ग्रुपिंग डेटा, इसका मतलब क्या है, ये कहता है कि अगर आपके पास कोई डेटा दिया रहेगा तो उस डेटा को हम लोग ग्रुप करेंगे। ग्रुप करेंगे मतलब एक साथ लिखेंगे कुछ कुछ डेटा को। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर ये वाला हमको नंबर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत सारा नंबर है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग डेटा जो हमको दिया हुआ है ये वाला डेटा, इसको ग्रुप करेंगे। तो ग्रुप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले करते हैं 0 से लेकर 10 तक, फिर 10 से लेकर 20 तक, फिर 20 से लेकर 30 तक और सो ऑन, यानी कि 0 से लेकर 10 तक मेरे पास खाली 2 ही नंबर हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 10 तक मेरा हो गया है। वैसे ही जब कैलकुलेट किए हैं तो 10 से लेकर 20 तक मेरे पास वो वाला जो लिस्ट हमको दिया हुआ है उस लिस्ट में मेरे पास टोटल है 10 नंबर्स, ठीक है, जो 10 से लेकर 20 के बीच में आ रहा है। वैसे ही 20 से लेकर 30 में मेरे पास आ रहा है 21 नंबर्स, 30 से लेकर 40 में मेरे पास आ रहा है 19 नंबर्स, 40 से लेकर 50 में मेरे पास आ रहा है 7 नंबर्स, और 50 से लेकर 60 में आ रहा है मेरे पास सिर्फ 1 नंबर। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए हैं, जो ग्रुप है वो ग्रुप में कितना नंबर आ रहा है उसको लिखे हैं, ठीक है। इसका पहले हम लोग क्या कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, यानी कि ये वाला टेबल में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ग्रुप नहीं कर रहे थे, हम लोग एक एक का नाम लिख रहे थे और वो कितनी बार आया है वो लिख रहे थे, ठीक है। लेकिन ग्रुपिंग डेटा में हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग डेटा में हम लोग ग्रुप बना रहे हैं, यानी कि 0 से लेकर 10 का एक ग्रुप बनाए, फिर 10 से 20 का एक ग्रुप बनाए, फिर 20 से 30 का ग्रुप बनाए। तो यहाँ पर हम लोग ग्रुप बना रहे हैं। तो ग्रुपिंग डेटा में हम लोग ग्रुप बनाएंगे और चेक करेंगे कि ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप में मेरे पास कितना फ्रीक्वेंसी आ रहा है, ठीक है, यानी कि कितना नंबर आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहता है कि डेटा रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर इज सेड टू बी ग्रुप। ये जो डेटा हम लोग यहाँ पर हम लोग निकाले हैं ये वाला हो गया है ग्रुप डेटा, और ये वाला जो हम लोग टेबल बनाए हैं ये वाला टेबल को कहते हैं हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये वाला क्या है, यहाँ पर हो गया है ग्रुप, फिर यहाँ पर हो गया है फ्रीक्वेंसी और बीच में हो गया है टैली मार्क्स। तो जो भी मेरा फ्रीक्वेंसी आया है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर टैली मार्क्स को भी ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, तो यहाँ से हम लोग समझ गए हैं कि हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे अगर मेरे पास कोई दिया हुआ डेटा रहेगा तो। ओके, अब देखिए ये जो हम लोग को टेबल मिला है, ये टेबल में से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फरेंसेस, यानी कि यहाँ से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं और सीख सकते हैं। देखिए यहाँ हम देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड बिटवीन 20 to 40, यानी कि देखिए 20 से लेकर 40 तक में, यानी कि ये वाला जो जगह है 20 से लेकर 40 तक में, इसी जगह में देखिए मैक्सिमम नंबर स्कोर किया गया है। देखिए 21 और 19, बाद बाकी बहुत कम है ना।
तो मैक्सिमम जो नंबर है वो 20 से लेके 30 और 30 से लेके 40 में ही स्कोर किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स आउट ऑफ 50, यानी कि यहाँ बोलता है कि 40 मार्क्स से ज्यादा, ठीक है, कितना स्टूडेंट लोग स्कोर किया है। ठीक है, देखिए तो 40 कहाँ पर है, ये वाला है मेरा 40। ठीक है, तो 40 मार्क्स से ज्यादा कितना होता है, 41, 42, 43। ठीक है, कोई भी मार्क्स जो 40 से ज्यादा हो वो मेरा क्या हो जाएगा, मोर देन 40। तो बोलता है कि 40 से ज्यादा कितने स्टूडेंट ने स्कोर किया है, तो 40 से ज्यादा स्कोर किया है मेरे पास 7 और प्लस 1 8, यानी कि 8 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसलिए कहता है कि 8 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 40। तो 40 से 50 हो गया है 7 और 50 से 60 हो गया है 1। तो ये मेरा हो गया है टोटल 40 से ज्यादा, यानी कि 40 से ज्यादा हो गया है मेरे पास 8। ओके, ध्यान से देखिए, ये वाला जो ग्रुप हम लोग बनाए थे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, तो ये वाला जो ग्रुप हम लोग बनाए थे तो इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। इस ग्रुप का नाम है, इस ग्रुप का नाम दिया गया है क्लास इंटरवल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है जो हम लोग पढ़ेंगे, वो है लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट एंड विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे कहता है कि लोअर क्लास लिमिट क्या है एंड अपर क्लास लिमिट क्या है और विड्थ क्या है। हम लोग यहाँ पढ़े थे कि ये वाला मेरा ग्रुप है। ओके, तो ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप है मेरे पास 0 से लेके 10। तो ये जो ग्रुप है 0 से लेकर 10, इसको क्या नाम दिए हैं हम लोग, इसको हम लोग नाम दिए हैं क्लास इंटरवल। तो इसको हम लोग कहते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, तो ये जो क्लास इंटरवल है, तो ये क्लास इंटरवल का जो छोटा नंबर होता है, यानी कि जो स्मॉल नंबर होता है ये वाला क्लास इंटरवल में, तो इसको हम लोग कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। ये वाला जो क्लास इंटरवल है उसका जो बड़ा नंबर होता है उसको हम लोग कहते हैं अपर क्लास लिमिट। ओके, तो ये मेरा हो गया है लोअर क्लास लिमिट और ये वाला हो गया है मेरा अपर क्लास लिमिट। तो ध्यान दीजिए, अगर ये मेरा लोअर क्लास लिमिट है और ये मेरा अपर क्लास लिमिट है, तो मेरा विड्थ क्या होगा, विड्थ मेरा होता है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। तो अपर क्लास लिमिट को अगर हम माइनस करेंगे लोअर क्लास लिमिट से, ये मेरा निकल जाएगा विड्थ। यहाँ पर विड्थ क्या होगा, देखिए यहाँ पर अपर क्लास लिमिट कितना था 10 और लोअर क्लास कितना था 0। तो 10 माइनस 0 कितना होगा, 10 माइनस 0 मतलब हो गया 0। इसका मतलब यहाँ पर जो विड्थ है वो हो गया है मेरा 10। ये वाला जो दिया हुआ है क्लास इंटरवल उसका विड्थ 10 है। देखिए 40 से 50 तक कितना गैप है, 10 का गैप है। तो 40 और 50 में मेरा लोअर और अपर कौन होगा, देखिए ये है मेरा 40 और ये है मेरा 50। तो यहाँ पर लोअर कौन सा हो गया 40 और अपर कौन सा हो गया 50। तो यहाँ पर मेरा विड्थ कैसे निकलेगा, अपर माइनस लोअर, यानी कि 50 माइनस 40, ये करने से मेरा आएगा 10। तो विड्थ जो है देखिए सब जगह 10 10 आ रहा है। ओके, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए कि ये वाला हो गया है मेरा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और ये वाला ग्रुप हो गया है मेरा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में होता है मेरा लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट और विड्थ। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये है मेरा ट्राई दिस। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टडी द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पर हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है और हमको बोलता है कि आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए ये है मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ दिया हुआ है क्लास इंटरवल, डेली इनकम इन रुपीज। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है 100 से लेके 125, 125 से 150, 150 से 175, 175 से 200, 200 से 225, 225 से 250, 250 से 275, 275 से 300, 300 से 325। इस टाइप से हमको दिया हुआ है यहाँ पर क्लास का इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पर क्या है देखिए, ये वाला है मेरा फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स को रखे हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी में और डेली इनकम को दिया हुआ है मेरा क्लास इंटरवल में। ठीक है, डेली इनकम इन रुपीज, इसका मतलब डेली जिसका 100 से 125 रुपीज इनकम करने वाला डेली में 45 वर्कर्स है। ठीक है, 125 से 150 इनकम करने वाला डेली में 25 वर्कर्स है। वैसे ही डेली में 150 से 175 इनकम करने वाला 55 वर्कर्स है। इस तरीके से
डेली कौन वर्कर कितना कमा रहा है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, हमको पूछता है व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ये जो क्लास इंटरवल है इसका साइज क्या है। देखिए, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हम लोग ले लिए थे 325 और लोअर लिमिट था 300। देखिए कैसे होगा ये देखिए हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं ये वाला। आप लोग कोई भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। हम लोग लिए हैं ये वाला। यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट क्या है 300 और अपर लिमिट क्या है 325। यहाँ पर साइज कैसे निकलेगा, साइज निकलेगा अपर माइनस लोअर करने से। ये देखिए अपर हो गया 325, लोअर हो गया है 300, तो ये वाला मेरा हो गया है 25 रुपीज, यानी कि जो साइज हो गया है वो मेरा हो गया है 25। नंबर 2, क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कौन से क्लास में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। देखिए यहाँ पर सबसे हाईएस्ट किसमें है, देखिए 140 सबसे हाईएस्ट है, इसलिए ये वाला जो क्लास है इसमें सबसे हाईएस्ट है। ये मेरा हो गया है 200 से लेकर 225। ये देखिए 200 से लेकर 225 इसमें सबसे हाईएस्ट है। क्लास विद लोअर फ्रीक्वेंसी, कौन से क्लास में सबसे लोअर फ्रीक्वेंसी है। देखिए सबसे कम कहाँ पर है, ध्यान से देखिए यहाँ पर 20 है, यानी कि 20 सबसे कम है, तो 20 कहाँ पे आता है 300 से लेके 325 में। ओके, तो ये वाला हो गया है देखिए क्लास विद लोअर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए कहता है अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। यहाँ पर हमको दिया हुआ है एक क्लास इंटरवल जो है मेरा 250 से लेकर 275। ये क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है कि ये वाला जो क्लास इंटरवल है इस क्लास इंटरवल का अपर लिमिट क्या है। तो देखिए इसका अपर लिमिट क्या होगा 275। अपर लिमिट वही नंबर होता है जो बड़ा होता है, इसलिए ये हो गया है 275। ये है क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है विच टू क्लासेस हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। तो कौन सा क्लास का मेरा फ्रीक्वेंसी सेम है। देखिए यहाँ पर देखिए ये है मेरा 55 और यहाँ पर देखिए ये है मेरा 55, तो दोनों सेम है ना। तो इसका क्लास क्या हो गया है, इसका क्लास हो गया है मेरा 150 से लेकर 175 और इसका हो गया है 225 से लेकर 250, यानी कि ये वाला जो दो क्लास है ये दोनों क्लास का फ्रीक्वेंसी मेरा सेम है। देखिए क्लास इंटरवल जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेरा सेम है विच हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, वो क्या हो गया, वो हो गया है 150 से लेकर 175 और 225 से लेकर 250। ये जो दोनों क्लास इंटरवल है ये दोनों क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी सेम है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पर हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलता है फॉर द डेटा ऑन वेट्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास यूजिंग इंटरवल्स 30 to 35, 35 to 40 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमको जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है 20 स्टूडेंट्स और हमको इंटरवल यूज करना है 30 to 35, 35 to 40 और वैसे ही हमको आगे बढ़ना है। ओके, ऐसे होगा। देखिए ये है मेरे पास क्लास इंटरवल इन केजीज जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये है मेरे पास फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मेरे पास जो क्लास इंटरवल बनेगा वो होगा मेरा 30 to 35, फिर होगा 35 to 40, फिर नेक्स्ट हो गया 40 से 45, फिर 45 से 50। इसलिए देखिए इसी तरीके से ये मेरा बढ़ रहा है आस्ते आस्ते करके। ठीक है, देखिए 30 to 35 में कितना हो गया है 3, 35 to 40 में कितना हो गया है 4, 40 to 45 में कितना हो गया है 4। इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरा 30 to 35 में है वो हमको मिल गया है। 50 to 55 में मेरे पास कितना स्टूडेंट्स है वो हमको मिल गया है। ठीक है, 60 to 65 में कितना स्टूडेंट है देखिए ये भी हमको यहाँ पर मिल गया है। ओके, तो यहाँ पर कितना कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरा कितना कितना क्लास इंटरवल में है वो हमको यहाँ पर मिल गया है। ओके, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बना लिए हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम क्या होता है, ध्यान से देखिए। एडिंग क्लास इंटरवल एंड बार ग्राफ, यानी कि अगर एक ग्राफ में हम लोग क्लास इंटरवल और बार ग्राफ दोनों को ऐड कर देंगे एक साथ तो वो मेरा बन जाएगा एक हिस्टोग्राम। ओके, देखिए ये वाला यहाँ पे दिया हुआ है क्लास इंटरवल और
ये है मेरा फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल का। तो ये वाला जो क्लास इंटरवल है, अगर ये वाला क्लास इंटरवल को अगर हम लोग ये वाला ग्राफ में ऐसा लिख दें और ग्राफ में हम लोग इस टाइप का अगर बार को बना दें तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा एक हिस्टोग्राम। ओके, ध्यान से देखिए, हिस्टोग्राम में मेरे पास दो बार्स के बीच में कोई गैप नहीं होता है, ठीक है, देयर इज नो गैप बिटवीन द बार्स। लेकिन जो हम लोग इसके पहले पढ़े थे, जो बार ग्राफ होता है, वो बार ग्राफ के दो बार के बीच में गैप होता था। ये एक बार था, फिर दूसरा ये एक बार था। देखिए दोनों बार के बीच में गैप था, फिर ये एक बार था। देखिए जो भी बार मेरा बन रहा था वो सब बार के बीच में गैप था। लेकिन जो हिस्टोग्राम का जो मेरा बार बनेगा उसमें कोई गैप नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्लास इंटरवल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमको दिया हुआ है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 60 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। यहाँ पर टोटल मेरे पास है 60 स्टूडेंट्स, ठीक है, देखिए 60 स्टूडेंट्स है और ये 60 स्टूडेंट्स में मैथमेटिक्स टेस्ट हुआ है और कौन सा स्टूडेंट कितना स्कोर किया है वो यहाँ पर हम लोग क्लास इंटरवल के हिसाब से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाए। टोटल स्टूडेंट जिसको 0 से लेके 10 मार्क्स मिला है वो है 2, 10 से लेके 20 मार्क्स जिसको मिला है वो है 10, यानी कि ऐसा 10 स्टूडेंट्स जिसको 10 से लेके 20 मार्क्स मिला है। 20 to 30 यानी कि 21, इसका मतलब 20 मार्क्स से लेके 30 मार्क्स तक 21 स्टूडेंट्स को मिला है। 30 to 40 यानी कि 30 मार्क्स से लेके 40 मार्क्स तक मिला है 19 स्टूडेंट्स को। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग ये ग्राफ बनाए हैं, यहाँ पे है मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स और यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल को हम ले लिए हम लोग मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स में। यहाँ पर देखिए क्या है 0 to 10, तो 0 कहाँ पे होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है मेरा 0, हमको पता है, तो ये हो गया 0 से लेकर 10। वैसे ही देखिए फिर 10 से लेकर 20, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। तो ध्यान से देखिए 0 to 10 में कितना था, 2, तो देखिए ये वाला हो गया है मेरा 2, ये आ गया मेरा 0 to 10 में। फिर क्या बोलता है, देखिए 10 से लेकर 20 में कितना था, 10, तो ये 10 से लेकर 20 ये वाला है और 10 कहाँ है, ये वाला है मेरा 10, तो 10 से लेकर 20 में ये वाला हो गया है मेरा 10। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना देंगे बार को। ओके, वैसे ही 20 to 30 में कितना है, 21, ये वाला हो गया है मेरा 20 to 30, इसमें 21 कहाँ है, देखिए ये वाला है 21। तो इस तरीके से हम लोग इसका बना देंगे बार। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, The height of the bars show the frequency of the class interval। ये जो बार है, बार का जो हाइट होता है, ये बार का जो हाइट है, ये बार का हाइट क्या बोलता है, ये बोलता है जो फ्रीक्वेंसी है उस क्लास इंटरवल का। जैसे देखिए ये वाला है मेरा क्लास इंटरवल 20 से लेकर 25, तो 20 से लेकर 25 जो क्लास इंटरवल है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 4। वैसे ही 35 से लेकर 40 जो क्लास इंटरवल है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 3। 45 से लेकर 50 जो क्लास इंटरवल है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 5। तो ये वाला हम लोग ये हिस्टोग्राम देख के बता सकते हैं कि जो मेरा बार होता है, बार का जो क्लास इंटरवल होता है, वो क्लास इंटरवल का जो हाइट रहेगा वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, बार्स ऑफ इक्वल विड्थ विथ नो गैप्स इन बिटवीन। तो यहाँ पर देखिए ये जो बार बना है, ये बार का क्या होता है, बार में विड्थ मेरा सेम होता है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जो बार का विड्थ होता है वो सेम होता है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 20 to 25 है, फिर 25 to 50 है, फिर 25 to 30 है। यहाँ पर देखिए 5 का गैप है हर एक के बीच में, यानी कि इक्वल डिस्टेंस में है सब, ठीक है। अगर ये सारा इक्वल डिस्टेंस में है यानी कि 5 के गैप में सब है यहाँ पे, तो मेरा ये जो विड्थ होगा वो सेम होगा, यानी कि ये विड्थ कितने का हो गया, ये विड्थ हो गया है 5 का, फिर ये विड्थ हो गया है 5 का, फिर ये विड्थ हो गया है 5 का, ठीक है। देखिए ये सब 5 के गैप में है ना, इसलिए इसका विड्थ जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बार्स ऑफ इक्वल विड्थ, हाइट ऑफ बार्स gives the number of data items in a particular group
एंड इज द फ्रीक्वेंसी, यानी जो हाइट होता है बार का उससे क्या मिलता है, उससे हमको मिलता है फ्रीक्वेंसी। यानी कि 30 से लेकर 35 जो क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल में मेरा कितना फ्रीक्वेंसी है, 6। ठीक है, अब देखिए एक और चीज देखेंगे, यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रॉम द बार्स ऑफ दिस हिस्टोग्राम। यहाँ जो हमको हिस्टोग्राम का बार दिया हुआ है, ये हिस्टोग्राम का बार में पूछता है हमको हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ द एज 45 ईयर्स और मोर बट लेस देन 50 ईयर्स, यानी कि 45 से लेके और 50 ईयर्स तक जो मेरा बार है उसमें कितना टीचर्स है ये हमको पूछ रहा है। देखिए तो यहाँ पे 45 to 50 कहाँ पे, ध्यान से देखिए, ये वाला है मेरे पास 45 to 50, तो 45 to 50 में कितना है 5, इसलिए 45 to 50 में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हो गया है 5। हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ एज लेस देन 35, तो 35 से लेस, तो ये वाला है मेरा 35, तो उससे लेस क्या हो गया ये पूरा, तो 35 से लेस में कितना टीचर्स है, ये मेरा हो गया है 6 + 5 + 4, यानी कि 35 से लेस में मेरे पास हो गया है 15 टीचर्स। ओके, इस तरीके से हम लोग अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं दिया हुआ हिस्टोग्राम से। ओके, यहाँ पर हो गया है 15 नंबर ऑफ टीचर्स जिसका एज है लेस देन 35। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास ट्राई दिस का क्वेश्चन। देखिए क्या बोलता है, ऑब्जर्व द हिस्टोग्राम, दिया हुआ हिस्टोग्राम को ऑब्जर्व कीजिए एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो, और नीचे दिया हुआ क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। यहाँ पे कहता है हाइट्स इन सेंटीमीटर, ये वाला जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे हमको दिया हुआ है हाइट, और ये वाला जो वाई एक्सिस है यहाँ पे हमको दिया हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन बाय द हिस्टोग्राम, ये जो हिस्टोग्राम है ये हिस्टोग्राम से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है ये हमसे पूछता है। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 1, हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ क्लास 7 गर्ल्स विद द साइज ऑफ क्लास इंटरवल बीइंग 5 सेंटीमीटर। ये वाला जो हिस्टोग्राम है वो क्या दिखा रहा है, वो हमको हाइट बता रहा है। किसका हाइट बता रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 7, तो क्लास 7 में जितना नंबर ऑफ गर्ल्स है उसका हाइट बता रहा है ये वाला हिस्टोग्राम, जहाँ पे हमको क्लास इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखिए विच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम गर्ल्स, तो कौन से ग्रुप में मैक्सिमम गर्ल्स, ध्यान से देखिए यहाँ पर 1 2 3 7 4 2 1, यहाँ पे कौन सा सबसे ज्यादा है, देखिए 7 सबसे ज्यादा है, तो 7 कहाँ पे आ रहा है 140 से लेके 145, ये जो क्लास इंटरवल है यहाँ पे आ रहा है मेरा 7, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो सबसे मैक्सिमम है वो कहाँ पे है, वो है मेरा 140 से लेके 145। नंबर 2 ग्रुप या फिर क्लास इंटरवल विद मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, ये हो गया है 140 से लेके 145। देखिए नंबर 3 क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 3, ये कहता है हाउ मेनी गर्ल्स हैव ए हाइट ऑफ 145 सेंटीमीटर एंड मोर, यानी कि 145 सेंटीमीटर से ज्यादा कितना गर्ल्स का हाइट है। देखिए ये है मेरे पास 145, ठीक है, तो 145 ज्यादा क्या होगा, जो भी नंबर इसके बाद में आएगा वो हो जाएगा मेरा 145 से ज्यादा। तो देखिए 145 से मेरे पास ज्यादा कौन सा हो गया है, ये 3 है मेरे पास जो है 145 से मोर, ये हो गया है 4 + 2 + 1, यानी कि ये मेरा हो जाना चाहिए 7। देखिए ये है नंबर 3, नंबर ऑफ गर्ल्स विद हाइट मोर और इक्वल टू 145, ये मेरा हो गया है 7, यानी कि 4 + 2 + 1, जैसे हम लोग देखे थे ग्राफ में। ओके, अब देखिए नंबर 4 क्या बोलता है, ये है नंबर 4, ये कहता है इफ वी डिवाइड द गर्ल्स इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज हाउ मेनी वुड देयर बी इन ईच, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने 3 कैटेगरी बनाया है, ये हो गया है ग्रुप ए, ये हो गया है ग्रुप बी और ये हो गया ग्रुप सी। कहता है कि अगर हम लोग ये 3 कैटेगरी में गर्ल्स को डिवाइड कर देते हैं तो कौन से ग्रुप में कितना नंबर ऑफ गर्ल्स आएगी। पहला मेरे पास ग्रुप ए है जिसमें है 150 सेंटीमीटर एंड मोर, तो देखिए ये है मेरे पास 150 सेंटीमीटर, तो 150 सेंटीमीटर एंड मोर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 150 और उससे ज्यादा, यानी कि कितना हो गया, ये मेरा हो गया है 2 + 1 3, तो 150 एंड मोर में हो गया 2 + 1 3। ग्रुप ए जो है उसमें है 150 सेंटीमीटर एंड मोर,
तो उसमें क्या हो गया है 2 + 1 यानी कि 3। ओके, अब ग्रुप बी देखते हैं। ग्रुप बी हमको दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर टू लेस देन 150 सेंटीमीटर, यानी कि 140 से लेके 150 तक। देखिए ये है मेरा 140 और ये है मेरा 150। तो 140 से लेके 150 तक कितना है, 140 से लेके 150 में कितना हो गया, देखिए ये वाला 7 और ये वाला 4 हो गया है। तो 140 से लेके 150 में मेरे पास हो गया है 7 + 4 यानी कि 11। ग्रुप बी यहाँ पे हो गया है 140 से लेके 150 सेंटीमीटर में 7 + 4 यानी कि 11। उसके बाद देखिए ग्रुप सी। ग्रुप सी में हमको बोलता है लेस देन 140 सेंटीमीटर, यानी कि 140 सेंटीमीटर से लेस में जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा वो मेरा ग्रुप सी में आ जाएगा। तो ये देखिए ये वाला है मेरा 140, तो ये वाला 140 से लेस कौन सा होगा, देखिए ये वाला हो गया है मेरा लेस। तो 140 से लेस जितना भी होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ये हो गया है 3, 2, 1। तो ये कितना हो गया 3 + 2 + 1, ये मेरा आ जाएगा ग्रुप सी में। देखिए कि ये वाला हो गया ग्रुप सी लेस देन 140 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 + 2 + 1 यानी कि 6। तो इस तरीके से हम लोग हिस्टोग्राम को देख के अपना आंसर को निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.